मैं समझता हूं कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। I don't want to be remembered. You don't? No. I just want to know what's going to happen after I'm gone. After you leave your body, if I can feel that for a moment, that will be my worthy being alive. Life has deliberately gave me signals that don't plan. There is a God, let him come. I would seek him. I would find him. मैं बोलता हूँ भाई मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वापस आना है यार, मैं तो कुछ जाना ही नहीं मैंने। I don't want मोक्ष, मुझे तो चाहिए बार बार जन्म चाहिए और बार बार जिंदगी चाहिए। There's so much which you haven't done. In next life, I won't choose to become an actor. मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसकी सारी फिल्मों को वर्ल्ड लेवल्स पर एप्रिसिएशन मिला। इंडिया का पहला एक्टर जिसकी 2 फिल्मों ने 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता। And the Oscar goes to Ang Lee. Including his nomination this year for Best Picture for Life of Pi. एकमात्र ऐसा एक्टर जो लोगों का मोस्ट लविंग एक्टर है, जिसका शायद ही कोई हेटर आपको देखने को मिले। कुछ इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब व्हाट किया ना इंट्रोड्यूस, और कितना इंट्रोड्यूस करूं? आपने कर दिया इंट्रोडक्शन? हाँ, इंट्रोडक्शन हुआ ना। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मेरा फेवरेट एक्टर कौन है। अब भला मैं उन्हें ये कैसे बताऊं कि मेरा फेवरेट एक्टर अब इस दुनिया में है ही नहीं। आपका नाम क्या है? और नाम की तेरा? Myself, Raj Batra ji, owner of Batra Fashion Studio. मेरा नाम पान सिंह तोमर है सर। जावेद हबीब। रूहदार। हम सब द ग्रेट इरफान खान के दीवाने हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक ऐसा एक्टर जो केवल अपनी आंखों से बड़े बड़े एक्टर्स का करियर खत्म कर दे। बट फिर भी सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये इंसान इतना ही बड़ा लेजेंड था तो आखिरकार क्यों बॉलीवुड ने 15 सालों तक इस महान कलाकार को सिर्फ बी ग्रेड फिल्मों और हीरो के दोस्तों के रोल में वेस्ट करा था। एक ऐसा एक्टर जिसे एनएसडी में देखते ही डायरेक्टर मीरा नायर की आंखें फटी की फटी रह गईं। बट शूट वाले दिन उस एक्टर को केवल इसलिए पिक्चर से निकाल दिया गया कि उसकी हाइट ज्यादा थी और उसकी शक्ल किसी हीरो की तरह नहीं थी। Irfan was like literally double in height to any kid. He just didn't fit into the frame of an actual street. एक ऐसा एक्टर जिसको अपने आप को साबित करने के लिए हॉलीवुड के डायरेक्टर्स का सहारा लेना पड़ा। कहानी शुरू होती है एनएसडी के बेसमेंट से, जहां बेसमेंट्स में एक प्ले चल रहा था। डायरेक्टर मीरा नायर वहां अपनी आने वाली फिल्म सलाम बॉम्बे के लिए कास्टिंग कर रही थी। वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहती थी जहां रियल स्लम के बच्चे और एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करें। उनकी नजर एक दुबले पतले लड़के पर पड़ी, इरफान। मीरा ने पहले दिन सिर्फ ऑब्जर्व किया, दूसरे दिन उन्होंने आकर इरफान से पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करना पसंद करोगे। इरफान खान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। शूट से पहले वर्कशॉप हुई, इरफान स्लम के बच्चों के साथ घुल मिल गए थे। पर शूट शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने इस नए एक्टर का दिल ही तोड़ दिया। फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पॉइंट आउट की। उसने कहा इरफान स्लम के बच्चों की तरह लग ही नहीं रहे हैं। उनकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी, जो बाकी रियल एस्टेट बच्चों के फ्रेम में कंप्लीटली ऑड लग रहे थे। और उनकी सिर्फ इस एक फिजिकल ट्रेट की वजह से उनके हाथ से पहली और सबसे बड़ी फिल्म छीन ली गई। उस रात वो लड़के पे क्या गुजरी तुम सोच भी नहीं सकते हो। बट मीरा नायर को भी बुरा लगा। उन्होंने प्रॉमिस किया कि आगे रोल जरूर दूंगी, और फिलहाल लेटर राइटर का 2 मिनट का रोल उन्हें थमा दिया गया। यहाँ सब कुशल है, आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगी। ये छोटा सा डायलॉग दरअसल उनके आने वाले 15 साल के करियर की कड़वी सच्चाई बनने वाला था। 70 फिल्मों के करियर में ये महान कलाकार आपको केवल 10 फिल्मों में लीड में दिखेगा। क्यों?
क्योंकि बॉलीवुड बदल रहा था। इरफान जब बॉम्बे आए तो उन्हें लगा कि नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी वाला पैरेलल सिनेमा उन्हें बचा लेगा, पर जिस साल इरफान ने इंडस्ट्री में कदम रखा वो साल पैरेलल सिनेमा की मौत का आखिरी साल था। अब दौर शुरू हो चुका था अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी का। यहाँ एक्टिंग नहीं, डोले और शोले और एक्शन की डिमांड थी। एक लड़का जिसकी शक्ल हीरो से नहीं मिलती थी, वो इस चमकती हुई इंडस्ट्री में जगह का हिस्सा था ही नहीं। जब बड़े बड़े पर्दे ने दरवाजे बंद कर दिए तो पेट पालने के लिए इरफान को छोटे पर्दे का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने अपने 1-2 सीरियल करे। उन्हें दृष्टि में डिम्पल कपाड़िया के अपोजिट साइड रोल मिला, बनेगी अपनी बात, जिसकी राइटर उनकी पत्नी ही थी। और सबसे बड़ा हिट साबित हुआ चंद्रकांता। चंद्रकांता में उनका किरदार बद्रीनाथ इतना पॉपुलर हुआ कि उसके मरने के बाद भी मेकर्स को टीआरपी के लिए उसे वापस से जिंदा करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि एक महान एक्टर के पाँव हमें पालने में ही पता लग जाते हैं। इरफान खान द बेस्ट एग्जाम्पल है उस पूरे ईडीएम का। 10 साल बीत गए, इरफान खान के पास पैसा आ गया था और वो प्रोड्यूसर भी बन गए थे। बट दोस्तों, असली आर्टिस्ट का दिल सिर्फ पैसे से नहीं भरता। इरफान के अंदर एक घुटन सी चल रही थी। टीवी सीरियल उनकी आत्मा को मार रहे थे। I was bored with acting because you are repeating in television, you are repeating the same conflict again and again. And if you want to experiment, if you want to do some changes, or if you want to take time, if you want to behave in television, they don't allow because it takes time. But they just wanted me to, blurt out lines, as fast as I could, so that they can save money in the editing, they can save money otherwise as well. क्यों? क्योंकि टीवी की डार्क रियलिटी ये थी कि वहाँ एक्सपेरिमेंट करने का वक्त ही नहीं था। डायरेक्टर्स उन्हें फोर्स करते थे कि जल्दी जल्दी लाइंस बोल दो ताकि एडिटिंग का पैसा बच सके। उन्हें एक ही एक्सप्रेशन से कि कॉन्फ्लिक्ट बार बार रिपीट करना पड़ता था। इरफान अपनी इस एक्टिंग से बोर हो चुके थे। वो इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना लिए थे। तभी एक बहुत ही ब्रिटिश चमत्कार हुआ। तिग्मांशु धूलिया, एनएसडी का वो एक अकेला दोस्त जिसने इरफान के बारे में कहा था कि मेरा अगर बस चले तो मैं इरफान को पैसे देके खरीद लूं और अपने घर पे ले जाऊं। लेकिन उस दिन से मैंने कहा यार ये तो कुछ करिश्मा है, आँख नहीं हट रही थी उससे। जब इरफान हार मान चुके थे तब तिग्मांशु ने उन्हें फोर्स करके एक ब्रिटिश फिल्म मेकर आसिफ कपाड़िया के पास भेजा और वो फिल्म थी द वॉरियर। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो मैं कहना चाहूंगा कि इरफान खान की एक्टिंग क्या है, क्यों सब उनकी बात करते हैं। ये फिल्म आप देख लीजिए, डायलॉग्स पे मत जाइए, उसको सेकेंडरी करिए। इरफान खान की एक्सप्रेशंस फिल्म को यहाँ से यहाँ ले गए। बरसों से भूखा ये कलाकार अपनी आंखों और अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो बातें कह गया जो बॉलीवुड का बड़े बड़े स्टार्स 10 पन्ने के डायलॉग में बोल ही नहीं पाते। इरफान की एंजाइटी खत्म हो गई थी। एक एक्टर की आत्मा पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गई थी और यही सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है जब मैं तुम्हें ये स्टोरी बता रहा हूँ। वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट एक्टर है कौन। द वॉरियर के बाद इरफान खान बॉलीवुड में वापस आ गए। तिग्मांशु की हासिल में रणविजय का नेगेटिव रोल किया। तो अब दोस्त से आप ये भी नहीं बोल सकते कि यार आप मुझे कास्ट कर लो, तो फिर दोस्ती मतलब इस्तेमाल होने लगती है। और फिल्म फेयर जीता। उसके बाद विशाल भारद्वाज की मकबूल। क्या आपको पता है मकबूल पहले अक्षय कुमार को ऑफर होने वाली थी। बॉक्स ऑफिस का लालच पर इरफान ने इस फिल्म में तब्बू के साथ ऐसी आंखें दिखाई कि इंडस्ट्री डर ही गई। पर ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा ट्रैप था। जब इंडस्ट्री उन्हें हीरो नहीं मान सकी तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस शक्ल वाले आदमी को हमेशा के लिए गैंगस्टर बना दो। हासिल और मकबूल के बाद इरफान के पास सिर्फ गुंडों और खलनायक के रोल आने लगे।
पर इरफान ने साफ कह दिया कि मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूंगा। और जाहिर I never like to repeat myself. सी बात है, वो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, मगर इस बहादुरी के लिए इस व्यक्ति को ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। साल 2005 में महेश भट्ट, जिसे इरफान ने अपना मेंटोर माना था, उन्होंने इरफान को पहली कॉमर्शियल लीड फिल्म दी रोप, पर सेट पर जो हुआ वो किसी थिएटर एक्टर के लिए जिल्लत किसी भी इंसल्ट से कम नहीं था। महेश भट्ट ने इरफान को बार बार टोकते, गंदी एक्टिंग कर, ऑडियंस को स्पूट फीड कर, यानी सबको छोड़ दे, ओवर एक्ट कर, क्योंकि ये कॉमर्शियल सिनेमा है। फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी वाहियात थी कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पूरी तरीके से डूब गई। उस फ्लॉप होने का सारा दोष इरफान के सर मर दिया गया। उन्हें हॉलीवुड की सस्ती एंड ऑफिशियल रीमेक्स चॉकलेट, द किलर, एसिड फैक्ट्री में वेस्ट किया गया। एक फिल्म जिसे उन्होंने खुद डबिंग करने के लिए मना कर दिया था। Chocolate, the film I did, Chocolate. I couldn't watch it, I just saw it. I just saw it in dubbing, and I thought I will never be able to watch this film. Oh yes, I thought no, it's not complete ripoff. If it was complete ripoff, then even that would have been better. But the director tried to add his own thing, and our actors, few actors who were powerful at that time, they tried to influence the story. लेकिन असली आग तब लगती है जब हम यश राज फिल्म जैसी बड़ी कंपनीज का ईगो देखते हैं। न्यूयॉर्क, गुंडे, 7 खून माफ, इन फिल्मों ने इरफान को हमेशा से तीसरा या चौथा साइड कैरेक्टर बनाया। एक पुलिस ऑफिसर, एक इन्वेस्टिगेटर, 2 बड़े गुड लुकिंग स्टार्स के आगे डांस कराया, पीछे असली टैलेंट फाइल पकड़कर खड़ा रहा। सिमिलर चीज आर माधवन के साथ भी हुई थी। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको यहाँ मिलेगी। जब अपना खुद का देश अपनी कदर करना भूल जाए तब बाहर हमें रिस्पेक्ट मिलती है। मीरा नायर फिर से वापस आई द नेम शेक लेकर, जहां उन्होंने प्रॉमिस किया, इरफान को लीड रोल दिया, और उसके बाद जो हुआ वो बॉलीवुड के मुंह पर एक करारा थप्पड़ था। एंजेलिना जोली के साथ ए माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर, HBO का शो इन ट्रीटमेंट और अमेजिंग स्पाइडरमैन। हॉलीवुड ने इस चेहरे को नहीं, इसकी आंखों को देखा, उस आंखों में छुपे समुंदर को ढूंढा जिसको बॉलीवुड ने कभी देखा ही नहीं या फिर कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। और फिर आई लाइफ ऑफ पाई, एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स इरफान की इन 4 लाइनों पर टिका हुआ था। डायरेक्टर एंग ली ने महीनों बाद उन्हें वापस बुलाया और एक इमोशनल सीन को रीशूट करने के लिए बोला। कई बार आप दोबारा सीन शूट कर सकते हो, लेकिन जो इमोशनल सीन होते हैं, इतने इमोशनल, जो कि लास्ट में स्पीच है मेरी पाए के अंदर, वो लाइन सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं थी, वो इरफान सर का हम सब के लिए आखिरी मैसेज था। Because in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. बॉलीवुड ने उन्हें टाइप कास्ट किया, हीरो मानने से इनकार किया, पर इरफान खान ने जाते जाते ये साबित कर दिया कि असली सिनेमा एप्स और गोरे रंग का मोहताज नहीं होता। वो एक ऐसी रूह थे जो इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा बड़े थे। साल 2012 जब हॉलीवुड उन्हें लाइफ ऑफ पाई और द अमेजिंग स्पाइडरमैन में कास्ट कर रहा था, तब उन्हें उनका पुराना दोस्त तिग्मांशु धूलिया एक ऐसी फिल्म लेकर आए जिसे बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पान सिंह तोमर, एक ऐसी फिल्म जिसमें ना कोई आइटम नंबर था, ना कोई स्विट्जरलैंड का रोमांस और ना ही किसी PR एजेंसी का फेक हाइप, सिर्फ एक प्योर कलाकार की मेहनत, और इस मेहनत ने उनको उनका पहला नेशनल अवार्ड दिलाया। बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू पान सिंह तोमर के लिए इरफान। A unique story of transformation of an international spokesperson to a dacoit. A difficult role, very convincingly played.
बेस्ट फिल्म। ये हमारा सबसे बड़ा मेडल है साहब। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था दोस्तों, ये उस PR ड्रिवन बॉलीवुड का मुंह पर एक पंच था जिसने कहा था कि उसकी शक्ल हीरो वाली है ही नहीं। अब इरफान को टाइप कास्ट करना नामुमकिन हो गया था क्योंकि अब ऑडियंस जाग चुकी थी। 2013 में आई द लंच बॉक्स बिना किसी हीरो हीरोइन को मिला है, केवल टिफिनों की अदला बदली से एक ऐसी लव स्टोरी लिखी जिसने यश राज के 100 करोड़ के रोमांस को फीका कर दिया। पीहू में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे मेगा स्टार्स के सामने वो अकेला आदमी बिना किसी एफर्ट्स के पूरी फिल्म को अपने कंधों पे लेकर आगे बढ़ गया। और फिर आई हिंदी मीडियम। सोचिए, जिस इंडस्ट्री में 100 करोड़ के क्लब के आने के लिए 6 ऐप्स और साउथ की कॉपी करनी पड़ती है, वहां एक खराब शक्ल वाले आदमी ने अपने दम पर 300 से ज्यादा का बिजनेस खड़ा कर दिया। इरफान ने यह साबित कर दिया कि असली हीरो वो नहीं जो पर्दे पे सुपरमैन दिखे। असली हीरो वो है जो अपने एक्टिंग को ऐसा दिखाए कि जिससे ऑडियंस की रूह कांप जाए और वो ऑडियंस के दिल में उतर जाए। उन्हें उस बॉलीवुड माफिया को पूरी तरीके से तोड़ दिया। एक हाईली रिकमेंडेड आपको करूंगा, अगर आपने अभी तक इरफान की द लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, द वॉरियर नहीं देखी है तो इरफान खान सर से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उन मूवीज को मस्ट वॉच करिए। स्पेशली लंच बॉक्स आजकल की जेन जीज में भी बहुत पॉपुलर है। उस फिल्म का क्रेज कभी टच कम ही नहीं हुआ। एक ऐसी लव स्टोरी जो बिना टच करे ही इतनी पॉपुलर हो गई। 46 साल का आदमी और वो औरत की इतनी खूबसूरत बॉन्डिंग पिक्चरों को करके फाइनली लोगों ने भी एक्सेप्ट करा कि ये एक रियल किंग है बॉलीवुड का, जिसको बॉलीवुड ने कभी समझा ही नहीं। मार्च 2018 जब उनका करियर अपने एब्सोल्यूट पीक पर था, तब एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को शांत कर दिया। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम भी हमने आपने पहली बार सुना। पर यहाँ भी इरफान सर की क्लास देखिए। बाकी स्टार्स होते तो इस बीमारी का PR बनाते, सिंपैथी गेन करते, करियर आगे ले जाते, पर इरफान चुपचाप लंदन चले गए। उन्हें अपनी तकलीफ का तमाशा नहीं बनाया। 2 साल तक वो मौत से लड़ते रहे, पर उस आर्टिस्ट का कमिटमेंट देखिए कि ऐसी हालत में भी वो वापस आए और अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग पूरी करने लगे। उन्हें पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है और जाने से पहले ऑडियंस को एक मैसेज दिया। ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से उनकी आखिरी मुलाकात थी। इरफान सर क्या शानदार पर्सनैलिटी है यार, लिटरली बहुत। हालांकि उन्होंने उस मैसेज में लिखा, हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब सच में जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है तो शिकंजी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 29 अप्रैल 2020 उस नींबू के खट्टास ने हमसे हमारा सबसे अनमोल रत्न हीरा छीन लिया। जिस इंसान को इंडस्ट्री ने पूरी उम्र टाइप कास्ट करने की कोशिश की,
उसने मौत के आने पर इंडस्ट्री को अपने आगे झुका दिया। आज 2026 में जब हमें फेक पीआर और स्टार्स और फ्लॉप एंटी कॉर्पोराइज्ड फिल्मों को देखते हैं, तब उस एक आदमी की कमी हमें वाकई में रुला देती है। साहिबजादे इरफान अली खान कहा था कि वो लेटिंग गो की साइकोलॉजी में विश्वास रखते हैं, उसको मानते हैं, पर सच तो ये है सर कि हम कभी भी इरफान खान को लेट गो नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा से हमारे लिए लेजेंड हैं। क्या बोलूं, सच अमेजिंग एक्टर यार, ऑलवेज लव हिम इरफान सर, जहां भी हैं रेस्ट इन पीस, लव हिम सर, बहुत शानदार है। ये वीडियो एंड करते हैं यहीं पे, मैं भी थोड़ा इमोशनल। शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। I don't want to be remembered. Yeah? No. I just want to know what's going to happen after I'm gone. After you leave your body, if I can feel that for a moment, that will be my, worthy being alive. Life has deliberately gave me signals that don't plan. There is a God, let him come. I would seek him. I would find him. मैं बोलता हूँ भाई मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वापस आना है यार, मैं तो कुछ जाना ही नहीं मैंने। I don't want मोक्ष, मुझे तो चाहिए बार बार जन्म चाहिए और बार बार जिंदगी चाहिए। There's so much which you haven't done. In next life, I won't choose to become an actor. मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा।